बच्चा आपके पास आ गया और उसकी काउंसलिंग चल रही है तो कई बार वो 5 मिनट 50 मिनट भी चले गए तो भी आप उस बच्चे को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी समस्या का समाधान ना हो जाए। हमारा फोकस एक चीज़ पे रहता है कि हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन जब वो आपसे मिलकर के वापस जाता है तो एकदम खिले गुलाब की तरह होता है। तो अपन को उसको रियलाइज कराना पड़ता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो वास्तव में कोई बहुत बड़ी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे एजुकेटर के साथ में बैठे हैं जिन्होंने जिम्मा लिया है कि सीकर की इस पूरी धरा को, इस पूरे वातावरण को एक शानदार शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, उसमें ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं जो बहुत अच्छे नागरिक तो हुई, उसके साथ साथ में शिक्षा को लेकर के, वो अपने जीवन को लेकर के, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को लेकर के बेहतरीन नागरिक भी बन सकें। मेरे साथ में राजेंद्र जी हैं। आप MHS मैट्रिक्स हाई स्कूल के मैनेजमेंट टीम के साथ में काम करते हैं, उनके साथ में आप वर्क करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक सवाल पूछना आपसे चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में जब व्यक्ति होता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उसके दिमाग में आता है कि इंजीनियरिंग का मतलब किसी कॉर्पोरेट हाउस में काम करना है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है। ऐसे में वहाँ से एजुकेटर बनने का सफ़र आपने क्यों चुना? क्या कारण था कि आपको लगा कि मुझे एक एजुकेटर के रूप में अपना सफ़र शुरू करना चाहिए? देखो सर, 11th-12th में या 9th-10th में हम लोग पढ़ते थे तो गांव से सीकर अप डाउन करते थे। वहाँ पे स्कूलिंग हमने करी। उसके बाद में कोचिंग के लिए सीकर में जब हम पढ़ते थे तो कोई बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग कोटा गए। वहाँ हमने एक्सपीरियंस किया कि स्मॉल डिस्ट्रिक्ट से या स्मॉल टाउन से या गांव से जो बच्चे जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रहता है, वो वहाँ एडजस्ट होने में भी उनको दिक्कत आती है। तो हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, तो हमने डिसाइड किया कि आगे चल के जिस तरह की पढ़ाई कोटा में हो रही है उसी तरह की पढ़ाई हम सीकर में भी करवा सकते हैं। तो वो बात सब लोगों ने दिमाग में डाली। उसके बाद में हालांकि हमारी सारी जो टीम है उसके सभी साथी हैं एकेडमिकली बहुत अच्छे थे, कॉलेज में भी उनको जॉब्स वगैरह लगी, लेकिन फिर भी वो टीचिंग फील्ड में आए, काफ़ी एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद में हमने मैट्रिक्स ग्रुप को 2014 में स्टार्ट किया। तो एक विज़न था कि जिस तरह से जो पहले हम पढ़ते थे कोटा में हो रहा था वो चीज़ हमें सीकर में करनी है। सर, मैं जितने बच्चों से मिला हूँ, जितने बच्चों से मैंने बातचीत की, वो सब आपको प्यार से RB सर बुलाते हैं। और मैंने ये नोट करा है कि जब भी बच्चा आपके पास किसी पर्सनल काउंसलिंग के लिए आता है तो आते समय बच्चा एकदम मुरझाया हुआ रहता है। उसका चेहरा, उसकी अपनी जो पढ़ाई की समस्याएं हैं, कई बार व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हैं, वो लेकर के भी बच्चा बड़ा मुरझाया सा रहता है। लेकिन जब वो आपसे मिलकर के वापस जाता है तो एकदम खिले गुलाब की तरह होता है। तो ऐसा कौन सी गुट्टी पिलाते हैं सर? ऐसा क्या देते हैं बच्चे को कि बच्चा एकदम बिल्कुल अपनी सब चिंताएं भूल करके और फिर से एक बार लड़ने को तैयार हो जाता है? देखो सर, सबसे पहले अपने को बच्चे की प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, क्योंकि 14, 15, 16 साल का बच्चा होता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको बहुत बड़ी दिखाई देती है। अपने को उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद में उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम है तो अपन को एकेडमिक डेप्थ में जाना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स का प्रेशर वगैरह इस तरह की भी प्रॉब्लम होती हैं, तो अपन को उसको रियलाइज़ कराना पड़ता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो वास्तव में कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो अपन बच्चे के साथ 15-20 मिनट बैठ के उस प्रॉब्लम पे बात करते हैं तो फाइनली वो कन्विंस हो जाता है कि मेरी जो समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी वो इतनी बड़ी है नहीं वास्तव में। तो उसको लगता है कि हाँ, ये तो छोटी सी समस्या और इसमें इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा। सर, चाहे बच्चों से मिलकर के मेरा एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे पेरेंट्स से मिलकर के रहा हो, MHS की एक बहुत बड़ी विशेषता है और वो है उनकी पर्सनल काउंसलिंग। व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना करना, और इवन जहाँ तक मैंने सुना है ऐसा कहते हैं कि भाई बच्चों को आप कॉल करके बुला लेते हो, बच्चे आ जाते हैं, या एक रूटीन आपने सिस्टम बना रखा है। तो MHS का, मैट्रिक्स का जो पर्सनल काउंसलिंग का एक बड़ा पॉइंट है, एक बड़ी उसकी पहचान है, वो क्या है? थोड़ा सा उसको बताएंगे आप? देखो सर, हम काउंसलिंग 2-3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मंथली स्टूडेंट्स को कॉल कर करके बुलाते हैं, फैकल्टीज़ के साथ मीटिंग करवाते हैं। तो वो फैकल्टीज़ के साथ जब बच्चा 1-to-1 बैठता है तो अपने एकेडमिक प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेता है। उसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी डिस्कस कर लेता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए हम तो मंथली बुला रहे हैं बच्चे को, लेकिन उसको प्रॉब्लम आज ही आ गई, तो उसके लिए सारे के सारे जो सीनियर लोग हैं वो अपना एक टाइम फिक्स रखते हैं इवनिंग में कि किसी बच्चे को कोई भी समस्या आ गई तो वो इमीडिएटली शाम को ही आके हमसे मिल सकता है। मतलब बच्चा जब भी कोई समस्या फील करेगा तो तुरंत आकर के इमीडिएटली आके वो मिल सकता है, रियल टाइम सॉल्यूशन उसका। यस, उसी दिन वो आके मिल सकता है। उसके अलावा फीमेल काउंसलर भी होते हैं जो गर्ल्स की स्पेशल काउंसलिंग करके उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि ऐसा, मतलब एक बात तो अजीब है सुनने में, ऐसा कहा जाता है कि भाई स्कूल वाले अलग अलग बैचेस बनते हैं, तो ठीक है वो बैचेस बनेंगे, बट ऐसा कई बार एक शिकायत होती है पेरेंट्स की कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो नहीं आता उनको कोई संभालता ही नहीं है। बट मैंने सुना है कि MHS में कोई एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको हम काउंसलिंग से छोड़ते हैं।
बिल्कुल सर, ये बात सही है। देखो हमारा अगर आप देखो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या होते हैं कि एक दो बच्चों के रिजल्ट को ही फोकस करते हैं, लेकिन आप शुरू से ही देखो हमारे ग्रुप में तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन, नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट हैं अच्छे परसेंटेज लाने वाले, पूरा ओवरऑल हम फोकस करते हैं। तो केवल ये नहीं है कि कोई अच्छा बच्चा उसका बहुत अच्छा रिजल्ट बना दो, हमारा फोकस एक चीज़ पे रहता है कि हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक बात। अगर कोई आज किसी पर्टिकुलर पेपर में 60 मार्क्स ला रहा है तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो 70 ला रहा है, जो 100 ला रहा उसको हम ट्राई करेंगे कि 110 या 120 लाए। तो इम्प्रूवमेंट हमारा जो है वो एम है। अगर कोई बच्चा वीक भी चल रहा है तो जिस भी लेवल पे उससे थोड़ा इम्प्रूव करे, जो अच्छा है वो उससे थोड़ा और अच्छा आ जाए, इस तरह से। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि नॉर्मली इतने सारे बच्चे हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, और हर कोई चाहता है कि वो आरबी सर से काउंसलिंग ले, और आप काउंसलिंग के लिए सब बच्चों को बुलाते हैं, तो मुश्किल से एक बच्चे को 5 से 7 मिनट मान लीजिए होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चा आपके पास आ गया और उसकी काउंसलिंग चल रही है, तो कई बार वो 5 मिनट 50 मिनट भी चले गए तो भी आप उस बच्चे को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी समस्या का समाधान ना हो जाए। ऐसी सर कौन सी चीज़ आपको प्रेरित करती है जो इस चीज़ में आपको इतना ज़्यादा झोंक देती है, आप इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? देखिए सर, बच्चा जब चल के आता है तो वो एक उम्मीद के साथ आता है, और उसके पास में उसके पेरेंट्स नहीं है, या कई बार पेरेंट्स होते हैं तो भी वो अनकंफर्टेबल रहता बात करने के लिए। तो ले दे के जो फैकल्टी लोग हैं, हम लोग हैं, वही उसके लिए उम्मीद है एक। जी। तो जब तक हम उसकी प्रॉब्लम है उसको समझ के उसको 100% सेटिस्फाई नहीं करते, और उसके बीच में अगर अपन चले जाते हैं तो खुद को ही ख़राब लगता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है कि यार स्टूडेंट आए और अपन उसको टाइम ही नहीं दे सके। तो ये काम ऐसा है, पढ़ाई का एक नाजुक काम है, जिसमें अगर आप हो तो आपको बच्चे को समझना पड़ेगा, उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी देती है चीज़। ठीक बात है। कोई आपका ऐसा अनुभव है सर कि किसी बच्चे की काउंसलिंग आपने की और बाद में आपने देखा हो कि उस बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उस काउंसलिंग की वजह से आ गया हो? ऐसे तो सर टीचिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास होंगे, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे पास एक प्रियांशु सैनी नाम का स्टूडेंट था जी, और मेरी क्लास में वो था। तो मैथ्स उसने ले रखा था, मैथ्स सब्जेक्ट, और मैं नोटिस करता था कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत ट्राई करता है। तो मैंने एक दिन उसको बुलाया, मैंने सोचा कि मैथ्स अच्छी नहीं है और ट्राई बहुत अच्छा कर रहा है, तो देखते हैं कि उसको कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस बच्चे से बात करी तो वो भी मेरे को ये बोला कि सर मैं ट्राई बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कभी कभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन मैंने बच्चे की क्लास में जो एनर्जी देखी तो मुझे लगा कि अगर इसको थोड़ा अपन गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो उसके बाद मैंने उसको कुछ टिप्स दिए जो मैं दे सकता था। फिर मैंने उसको बोला कि आप हर 1 महीने के बाद में मेरे से मिलना है, एटलीस्ट 3 बार। तो बच्चा 2 या 3 बार जब मेरे से मिला तो उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया खुद को, और टॉपिक वगैरह भी उसके अच्छे होने लगे, गाइड उसको प्रॉपर मिला, गाइडेंस। उसके बाद में ये रहा कि जब रिजल्ट आया तो उस बच्चे की ऑल इंडिया 1500 रैंक आई थी, जबकि एक टाइम मुझे लग रहा था कि ये बच्चा कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं हमारे पास में। आरबी सर, आपसे बात करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि किसी समय आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि सृजन और प्रलय दोनों उसके हाथ में पलते हैं। जो बच्चे पेरेंट्स आपको सौंप करके जाते हैं, आप चाहें तो उनसे परमाणु बना सकते हैं, किसी का विध्वंस भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो उनसे बिजली भी बना सकते हैं जो घरों को रोशन करती है। आप इस काम को बहुत बेहतरी से कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इसी पर्सनल काउंसलिंग के नाते ऐसा करते हुए आप जो एक नई पीढ़ी आ रही है, अनगढ़ जो होती है, उसको गढ़ना होता है, एक अच्छा नागरिक बनाना होता है, अच्छा स्टूडेंट बनाना होता है, वो काम आप बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, आगे भी इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और हमें भी ये लगा कि मुझे लगता है कि शायद पर्सनल काउंसलिंग तो जीवन के हर फील्ड में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। थैंक्स अ लॉट सर, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर।